हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, क्या थी? हमने पढ़ा सॉइल से जो वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करके एपिडर्मिस को देते हैं, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स को, फिर कॉर्टेक्स किसको? एंडोडर्मिस को, फिर एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल को, फिर फिलोएम, फिर कैम्बियम को क्रॉस करके जाइलम तक वाटर के पहुंचने को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सॉइल से जाइलम तक 3 रास्तों से वाटर एब्जॉर्ब होता है। एपोप्लास्ट थ्रू द सेल वॉल, सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट में पानी सेल के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडिस्मेटा टू प्लाज्मोडिस्मेटा मूव करेगा, फास्टेस्ट पाथवे था। तीसरा पाथवे क्या था बताएं? सेल टू सेल, या और क्या कहा था इसको? वैक्यूलर पाथवे। क्या था उसमें बताएं जल्दी? उसमें वाटर कहाँ से ट्रांसफर होगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को भी क्रॉस करेगा, वैक्यूल को भी क्रॉस करेगा। तीनों ही तरीकों से पानी इकट्ठे एब्जॉर्ब होता है। तीनों के तीनों पाथवे चलते हैं। कौन सी लेयर है, कहां पर तीनों पाथवे नहीं चलते? एक ही पाथवे चलता है, राइट इन द चैट बॉक्स, एंडोडर्मिस पर। क्यों एंडोडर्मिस पर ओनली एक पाथवे? वो कौन सा पाथवे चलता है? सिम्प्लास्ट। क्यों क्यों एपोप्लास्ट बंद हो जाता है? क्यों सेल टू सेल बंद हो जाता है? क्योंकि एंडोडर्मिस के सेल वॉल के ऊपर क्या लगी होती है? वेक्सी कोटिंग, द नेम्ड एज कैस्पेरिन स्ट्रिप। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक ड्रम्स पढ़े, और वहां पे कैसे सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है, नॉर्मल सॉइल से पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है, और सेलाइन सॉइल से, साल्टी सॉइल से पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है एक्टिव तरीके से। अच्छा मुझे बताएं, क्या वाटर एक्टिव एब्जॉर्ब होता है, या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए साल्ट एक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी। वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए साल्ट, पर इन जनरल एब्जॉर्प्शन को हम एक्टिव मान लेंगे। वैसे वाटर एब्जॉर्ब एक्टिव नहीं होता, इन जनरल वाटर को एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अच्छा मुझे बताएं, ओनली पानी एब्जॉर्ब होता है, या पानी के साथ जो डिजोल्व सॉल्यूट हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं? वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे जाते हैं? जाइलम में। तो जाइलम किसको कंडक्ट करता है? ओनली वाटर को, या वाटर अलोंग विद डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, जो सॉल्यूट्स हैं, साल्ट हैं, उनको भी अलोंग विद डिजोल्व साल्ट्स। तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व साल्ट हैं वो भी जाइलम के थ्रू ऊपर जाएंगे। अच्छा, रूट हेयर से जाइलम तक एब्जॉर्प्शन। अब पानी का ऊपर जाना इज कॉल्ड एज, ऊपर जाना इज कॉल्ड एज, राइट इन द चैट बॉक्स, पानी का ऊपर जाना इज कॉल्ड एज थ्रू द जाइलम असेंट ऑफ सेप। तो आज हम पढ़ेंगे असेंट ऑफ सेप। असेंट ऑफ सेप का मतलब है, क्या मतलब है असेंट ऑफ सेप का? कॉल्स आ रही हैं बहुत, इसको मैं थोड़ा कर लूं साइलेंट। पिछले पीरियड में भी लोगों ने बहुत तंग किया है कॉल्स करके, तो हम टाइम ज़ाया करवा रहे हैं क्लास का। हाँ भाई, असेंट ऑफ सेप का क्या मतलब लिया था? असेंट मतलब, असेंट का मतलब क्या था? कंडक्ट करना। और सेप का मतलब क्या है? फ्लूइड। और फ्लूइड मीन्स क्या क्या? फ्लूइड मीन्स वाटर और उसके साथ साल्ट। तो वाटर और साल्ट को, यानी ये सेप है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड में प्योर वाटर नहीं, इन सेप को, फ्लूइड को ऊपर ले जाना, वाटर और साल्ट को, इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सेप। अब ये असेंट ऑफ सेप में कौन इन्वॉल्व होगा? कौन सा टिश्यू? क्या नाम देंगे उसको? जाइलम। अब सिंपल मैं बना रहा हूं कि जो जाइलम है वो कुछ सेल्स का बना हुआ है। एक सेल का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसा ये सेल है, इस सेल को हम कहते हैं वेसल। क्या कहते हैं? वेसल। वेसल स्केलेरन कायमा सेल है ये, इसको सेल वॉल होगा, बीच वाली ल्यूमिन ये खाली होगी, ये साइटोप्लाज्म खाली होगा। पाइप जैसा, वाटर के पाइप जैसा ये सेल है। इस सेल के साथ ही दूसरा ऐसा सेल अटैच होगा। दूसरे सेल को भी हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दूसरे सेल को भी? वेसल। ठीक है, वेसल एलिमेंट। और तीसरे को भी हम क्या कहेंगे? तीसरा भी इसके साथ ऐसे अटैच होगा, तीसरे को भी हम कहेंगे वेसल। आगे हम पढ़ेंगे वेसल्स एंड ट्रैकिड में क्या फर्क होता है। जाइलम एक बने होते हैं, एक बने होते हैं किसके?
वेसल्स के, और कुछ जाइलम बने होते हैं जिनके अंदर वेसल नहीं होती, ट्रेकिड होती हैं। ट्रेकिड और वेसल में क्या फर्क है? ट्रेकिया मतलब नाली, वेसल मतलब भी नाली, दोनों नाली जैसे ट्यूब जैसे सेल हैं, मगर वेसल की जो चोटियां होंगी वो बराबर होंगी, और ट्रेकियड की जो चोटियां होंगी वो ऐसे होंगी। ठीक है, ट्रेपर्ड एंड होंगी, ऐसे होगा। ऐसा सेल जो आपको मिले ऐसा, ये क्या है? इसको ट्रेकिड कहेंगे। ठीक है, ये ऐसा सेल है, इसके साथ ये दूसरा अटैच होगा, ये दूसरा सेल अटैच होगा। ठीक है, ये ट्रेकिड है, इनको कहा जाता है, ये वेसल कहा जाता है। चोटी का फर्क है, बिल्कुल पानी के पाइप जैसा, ये है वेसल और ये ट्रेकिड। या जाइलम में वेसल होता है या ट्रेकिड होता है। तो जाइलम पानी को ऊपर ले जाने वाले सेल को कहते हैं। ये पानी ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है? ऊपर पानी। तो भाई अगर वाटर पढ़ा हुआ है आपने, पहले मुझे अच्छा जाइलम के बारे में कुछ और बताएं, कुछ और बताएं। वेसल डेड सेल है, ये जो वेसल है या ट्रेकिड है, ये कौन सा सेल है? डेड सेल है। अब बताएं, इसके पास साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है? ये क्या बना हुआ है ब्लैक और रेड से? ये सेल वॉल बना हुआ है, और बीच में ये ल्यूमिन है जिसमें पानी होगा। अब सुने, ये मैं क्या बना रहा हूं? वेसल के बाहर, वेसल के बाहर ये कवरिंग बना रहा हूं मैं। इस कवरिंग को कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं कवरिंग को? लिग्निन। मुझे बताएं, ये जो लिग्निन है ये किस काम की है? लिग्निन पढ़ाया था मैंने, किस काम की है लिग्निन भाई? राइट इन द चैट बॉक्स। आप कहेंगे सर जो लिग्निन है ना, एक तो हार्डनेस देती है और ये वाटर प्रूफ है। ये हो गई लिग्निन। और ये लिग्निन के अंदर जो रेड वाला था, लिग्निन के अंदर जो रेड वाला था वो क्या था? सेल वॉल। और किसका बना हुआ था? सेल्यूलोज का। तो जो लिग्निन है ना भाई, लिग्निन, जो लिग्निन है ये एक तो हार्डनेस देती है, दूसरा वाटर प्रूफ है, पानी प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इससे पानी बाहर नहीं निकल सकता। जहां पे पानी निकलता है वहां पे जाइलम के अंदर पोर होते हैं। वो जो पोर होते हैं जहां से पानी, फ्लोएम तक मैं पढ़ाऊंगा, फ्लोएम में पानी जाता है, जाइलम का पता नहीं क्यों जाता है, वहां पे पढ़ाऊंगा। ये जो पोर्स होंगे जहां पे लिग्निन और सेल वॉल नहीं होगा, उन पोर्स को हम पिट्स कहेंगे, पिट्स कहेंगे। ये बात की बात है, इतना याद रख लें। जाइलम के सेल वॉल सेलुलोज के बाहर, सेकेंडरी जो बाहर वाली लेयर होगी वहां पे लिग्निन होगा। चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। अब सुने मेरी बात, अब सुने ये सेल्स मैंने बनाए हैं, ये कैम्बियम वाले, ये मैंने बनाया है फ्लोएम, पी मतलब फ्लोएम। ये पेरीसाइकिल का, ये एंडोडर्मिस का, ये जनरल कॉर्टेक्स का, ये एपिडर्मिस का, और ये रूट हेयर। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये जो मैं ब्लू कलर से पानी को खींचते आ रहा हूं, ये यहां तक जाइलम तक पानी का पहुंचना, ये क्या था? सॉइल से जाइलम तक एब्जॉर्प्शन। अब इस जाइलम से पानी का ऊपर जाना, पानी का ऊपर जाना, ये क्या है बताएं कमेंट में? ये असेंट ऑफ सेप है। ये यहां से पानी का ऊपर जाना। अब कौन बताएगा ये जो असेंट ऑफ सेप है, इसमें जाइलम के ल्यूमिन में पानी कैसे खड़ा है? हाँ भाई बताएं, जाइलम के बारे में बताएं। जाइलम की वाल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? बताएं, वाटर लविंग है या वाटर फोबिक है? वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो जाइलम के अंदर जो पानी है, ऊपर वाला पानी और नीचे वाला पानी, इन दोनों के बीच क्या होगा? बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड वाटर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, वीक बॉन्डिंग होगी, जो अट्रैक्टिव बॉन्डिंग होती है। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग होती है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? कौन सा फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे से दूसरा, तीसरे से चौथा, पांचवें से छठा, सातवें से ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, तो एक फोर्स जो काम कर रहा है जाइलम के अंदर, वो कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। अगर कोहेसिव फोर्स नहीं होता तो ये पानी के सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट नहीं होते, एक ऊपर जाता तो नीचे बाकी गिर जाते।
जैसे ना तस्बीह में मोती होते हैं, हार में मोती होते हैं, अगर धागे को निकालें तो सारे मोती गिर जाएंगे, धागा उनको सपोर्ट देता है। ऐसे यहाँ पे पानी के बीच कनेक्शन है, कोहेसिव फोर्स है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि कोहेसिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा, ये नीचे क्यों नहीं आ रहे, ये पानी के मॉलिक्यूल ऊपर क्यों जा रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे? नीचे इसलिए नहीं आ रहे, नीचे इसलिए नहीं आ रहे, वाल से चिपके हुए हैं। कौन सी वाल से? सेल्यूलोज की वाल से। तो कौन सा फोर्स है? वाटर का एडहेसिव किसके साथ, एडहेसिव फोर्स किसके साथ है? वाटर का, वाटर का किसके साथ भाई ये फोर्स है? ये जो सेल्यूलोज की वाल है, ये पानी इसके साथ भी अटैच है, सेल्यूलोज के साथ भी चिपका हुआ है। ठीक है, पानी का सेल्यूलोज के साथ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, ये सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज, ठीक है, ये वाल सेल्यूलोज और ये पानी। तो कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्स मिलकर पानी को नीचे गिरने नहीं दे रहे, अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ऊपर क्यों जा रहा है? नहीं हुआ ना क्लियर? चलो सुने, अगर मैं ये पत्ता बनाता हूं आपके सामने, ठीक है, ये पत्ता बनाता हूं आपके सामने, ये मैंने पत्ता बना दिया, ठीक हो गया भाई। अब इस पत्ते में ये मैं ब्लू कलर से पानी रखता हूं, ब्लू कलर से ये मैं, चलो ब्लैक कलर से पहले मैं जाइलम बनाता हूं, ये जाइलम है, ठीक है, यहां तक ये जाइलम है, सपोज करें यहां तक। तो इसमें ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, ओपनिंग जो है, ठीक। इसमें ये कौन से कलर का वाटर बनाऊं? ग्रीन कलर का। ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। सॉइल से ये पानी सॉइल से जाता है एब्जॉर्प्शन, ऊपर जाने को क्या कहते हैं? असेंट ऑफ शेप। अब अगर मुझे बताएं इसमें क्या बीच में कोई स्पेस होगी, इस पानी के बीच कहां पे कोई वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे अनटच होगा? नहीं, सारे टच होंगे। तो कोहेसिव मॉलिक्यूल की वजह से टच हैं और वाल से भी चिपके हुए हैं। अगर अगर मैं पूछूं लीफ के अंदर पानी ज्यादा है या लीफ के बाहर पानी ज्यादा है, आप कहेंगे अंदर ज्यादा है बाहर कम है, एटमॉस्फेयर में कम है अंदर ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे ऊपर से गर्मी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है लीफ का, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी, ये प्लांट क्या करेगा? पत्ते जल्दी गर्म हो जाते हैं, पतले हैं ना, क्या करेगा? इस पानी को निकालेगा, नया पानी लाएगा। ऐसे करते हैं ना प्लांट टेम्परेचर को बैलेंस, ये पानी निकालेगा, नया पानी लाएगा, तो प्लांट का लीफ ठंडा रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस होगी, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। क्या करेगा प्लांट टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए? कमेंट में बताएं। ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। अब सुने, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से बाहर लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा, या बाहर वाला अंदर जाएगा? लो से हाई कहां जाएगा? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर जाएगा। एक पानी निकला, ये जो एक पानी का मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं? वेपर। और ये जो वेपर है, ये पानी के एक मॉलिक्यूल को कह रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है? लिक्विड में है, आप देखते हैं कि लिक्विड में है। ये गैस की फॉर्म में पानी निकलता है एक एक होकर। गैस की फॉर्म को क्या कहते हैं? पानी की गैस की फॉर्म को वेपर। कितने वाटर होते हैं इसमें? एक। कहा कैसे निकला? डिफ्यूजन से। क्यों निकला? टेम्परेचर को कम करने के लिए। पता है ना भाई, वाटर पड़ा हुआ है कि 2 ml वाटर निकलते हैं तो 1 लीटर पूरा ठंडा हो जाता है। 1 लीटर पूरे की 998 जो मॉलिक्यूल ml होता है उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। वाटर में पढ़ाया था मैंने, अगर याद है आपको तो। कमेंट ही नहीं आ रहा अभी। अच्छा याद है, गुड गुड, गुडर गुडेस्ट। चलो भाई, अब मुझे बताएं, एक पानी जो निकला वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, इस प्रोसेस को आपने क्या कहा? एवापोरेशन, या आपने क्या कहा?
ट्रांसपायरेशन, और ये क्यों होती है? लीफ को कूल करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, एक वाटर गया, जगह खाली हो गई, तो मुझे बताएं एक वाटर ऊपर वाला अगर मैं खींच लूं, ऊपर कर लूं, तो क्या नीचे वाला पानी ऊपर नहीं आएगा? फिर ऊपर, ये ऊपर गया तो नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा, वो ऊपर गया तो नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर और वाटर के साथ क्या है? इनका आपस में बॉन्ड है, इनका आपस में कोहेसिव फोर्स है। तो एक वाटर ट्रांसपायर होता है तो उसके पीछे वाला कहां पे आता है? आगे आता है, उसकी जगह लेता है। उसके पीछे वाला उसकी जगह, उसके पीछे वाला उसकी जगह, कुल मिला के ये जो नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल था ये ऊपर चला गया है ना। यहां से एक गया, दूसरा एक की जगह, तीसरा दूसरे की, चौथा तीसरे की, पांचवा चौथे की तरह जगह गया, तो ये जगह खाली हो गई ना नीचे वाली। अब मुझे बताएं, क्या ये खाली रहेगी या ये जो पानी जा रहा है, ये पानी, ये जगह खाली होगी तो यहाँ का जो पानी है इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ऊपर जाएगा एब्जॉर्ब वाटर जाइलम में आएगा, पानी का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा एब्जॉर्ब वाटर अंदर आएगा। समझ आ रही है बात? अब मुझे बताएं, एक तो फोर्स था कोहेसिव, दूसरा फोर्स था एडहेसिव। अब क्या मैं कहूं कि ट्रांसपायरेशन जो है, जो ट्रांसपायरेशन है वो भी पानी को पुल कर रही है, वो ऊपर खींच रही है पानी को। एक पानी निकलने पे सारे का सारा पानी ऊपर आ रहा है, हाँ या ना, इतना बताएं। ट्रांसपायरेशन पानी को ऊपर खींच रही है या नहीं? खींच रही है। ये बात समझ आई क्यों खींच रहा है पानी? कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की वजह से। क्यों नहीं गिर रहा ये भी समझ आ गई, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो भाई ये तीन जो हैं फोर्स हैं, और तीसरा चौथा टेंशन। टेंशन टेंशन ये इसको हम कहते हैं कोहेसिव एडहेसिव एंड ट्रांसपैरेशन पुल थ्योरी, या एक ये थ्योरी है ट्रांसपैरेशन पुल। अच्छा, दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कह रही है ट्रांसपायरेशन वाटर को ऊपर लेके आती है, इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स हैं। और दूसरी थ्योरी जो है वो कह रही है रूट का प्रेशर। पुराने जमाने में साइंटिस्ट कहते थे कि पानी ऊपर आ रहा है नॉट ड्यू टू द ट्रांसपैरेशन, पानी ऊपर आ रहा है ड्यू टू द रूट प्रेशर। कह रहे हैं नीचे से जब ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा तो पानी को पीछे से धक्का आएगा। अब बताएं कौन सी थ्योरी सही लग रही है आपको? ज्यादा थ्योरी सही कौन सी है, ट्रांसपैरेशन पुल वाली या रूट प्रेशर वाली? ट्रांसपैरेशन पुल वाली। चलो अब रूट प्रेशर को भी सुन लें, ये भी सही है मगर नॉट वैलिड टू ऑल प्लांट्स। रूट प्रेशर वाली को प्रूव करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? भाई 100 फीट की बुलंदी पर कट लगाया, 100 फीट की बुलंदी पर प्लांट को क्या लगाया गया? कट लगाया गया। अच्छा सुनिए, 10 फीट की बुलंदी पर कट लगाया गया। कितनी बुलंदी पर? कितनी बुलंदी पर? ये बुलंदी है 10 फीट। 10 फीट तक कट लगाया गया। जब कट लगा के देखा, अब मुझे बताएं जब ये कट गया प्लांट, अब ट्रांसपैरेशन पुल काम करेगा? नहीं करेगा ना। अब अगर नीचे से पानी उबल के यहां से निकल रहा है, इट मींस पानी को कौन धक्का दे रहा है? रूट। रूट प्रेशर क्या कह रही है? जितना पानी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा उतना ऊपर जाएगा। भाई आप जो घर में लगाते हैं, मोटर चलाते हैं, वो एक मंजिल तक ले जाते हैं, दूसरी तक, आगे नहीं चलेगा। आगे चलाएंगे जो वो मशीनरी थी वो जल जाएगी, उसका पावर आगे काम नहीं करेगा। रूट प्रेशर भी ऐसे है कि रूट प्रेशर से ऊपर पानी पहुंचा सकते हैं मगर 100 फीट तक नहीं। 20 से 30 फीट का जो प्लांट होगा, जो छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, सुने भाई सुने, एक बात सुने, मेरी बात सुने। ये पौधा है, ये पौधा है छोटा, ये रात के टाइम में, ये रात के टाइम में अपने लीफ के, सुने स्टोमेटा कहां पर है? स्टोमेटा कहां पर है? लीफ के लोअर रीजन पर स्टोमेटा होते हैं। नीचे मैंने ये साइड से बनाया है ना, ऐसे साइड से नहीं होता, नीचे से होते हैं स्टोमेटा, छोटे पतले से पोर होते हैं।
वाटर गैस की फॉर्म में निकलता है। लीफ की ये जो साइड है ना, ये वाली, ये जो साइड है, ये लीफ की ये साइड, हाथ है लीफ मान लें, इस साइड को कहा जाता है मार्जिन। क्या कहा जाता है इस साइड को? मार्जिन। और ये जो चोटी होती है इसको कहते हैं एपेक्स, और ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं बेस, और ये जो सारा हिस्सा होता है ना, सारा सरफेस, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड। सारे को लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। तो ये साइड को क्या कहा हमने? साइड को क्या कहा हमने? मार्जिन। मार्जिन। इस मार्जिन पर सुराख होते हैं, मार्जिन पर सुराख होते हैं, इस मार्जिन पर सुराख होते हैं, और बड़े सुराख होते हैं स्टोमेटा से। इन सुराख को हम कहते हैं हाइडाथोड। क्या कहते हैं? हाइडाथोड कहते हैं इनको। एक मिनट, इनको हम कहते हैं हाइडाथोड। हाइडाथोड ऐसे पोर होते हैं जो स्टोमेटा से बड़े हैं। रात के टाइम में अगर प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो मुझे बताएं, रात के टाइम में ट्रांसपेरेशन होती है क्या? ट्रांसपेरेशन किससे होती है? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा नाइट के टाइम में क्या होते हैं? नाइट के टाइम में क्लोज होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं कब? जब ओपन कब होंगे? जब लाइट हो, लाइट की मौजूदगी में ओपन होते हैं। इट मींस लाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। समझ आ रही है बात? तो स्टोमेटा खुले होंगे तो ट्रांसपेरेशन होगी ना। इट मींस ट्रांसपेरेशन कब होगी? जब लाइट होगी। लाइट कब होगी? डे में, नाइट में? डे में। तो मुझे बताएं अगर कोई प्लांट नाइट के टाइम भी पानी लीफ तक पहुंचा रहा है तो मुझे बताएं ये ट्रांसपेरेशन पुल की वजह से तो नहीं पहुंचा रहा भाई। यहां पे फोर्स कोई और है, और फोर्स का नाम क्या है? रूट प्रेशर। समझ आ रही है बात? रात के टाइम में अगर आप प्लांट को कट लगाएं तो पानी निकलता रहेगा रात के टाइम में, या दिन के टाइम में काट के देख लें, अगर पानी निकल रहा है तो जब प्लांट काट लिया तो ट्रांसपेरेशन कैसे होगी, या ट्रांसपेरेशन का इफेक्ट यहाँ पे कैसे होगा? तो प्लांट को काट कर आप देखेंगे तो पानी निकल रहा है, इट मींस पानी नीचे से ही धकेला जाता है। ट्रांसपेरेशन पुल भी सही है मगर रूट भी पुश करती है। अब ज्यादा सही ट्रांसपेरेशन पुल है। अब अगर मैं पूछूं आपसे, 10 फीट पे कट लगाया, फिर 20 फीट पे कट लगाएंगे, फिर 30 फीट, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब कट लगाने के बाद ये प्लांट का पानी ऊपर नहीं बहेगा। इट मींस क्या समझे आप? क्या समझे कि रूट प्रेशर की एवरेज थोड़ी है, ये छोटे पौधों पे काम करेगा। छोटे पौधों को अपना थोड़ा बहुत 10-20 फीट 30 फीट तक पानी पहुंचा सकता है। जब 100 फीट 150 फीट 200 फीट 300 फीट बुलंद प्लांट हैं, वहां पे क्या रूट प्रेशर इतना ऊपर पानी को धक्का दे सकती है? नहीं। तो जो ऊपर वाले प्लांट हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो हायर प्लांट हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपेरेशन के थ्रू। इट मींस मुझे बताएं, क्या हायर प्लांट नाइट के टाइम में वाटर को रिलीज करेंगे? हायर प्लांट नाइट के टाइम में नहीं। क्यों नहीं? ये बात समझें। आप कहेंगे सर हायर प्लांट में एक तो हाइडाथोड नहीं होता, हाइडाथोड नहीं होता, दूसरा तो हायर प्लांट में नाइट को पानी एब्जॉर्ब भी नहीं होता, क्योंकि रूट प्रेशर थोड़ी लेवल तक काम करती है। हायर प्लांट ओनली जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांसपेरेशन पुल से, बाकी जो लोअर हैं वो ट्रांसपेरेशन पुल से भी करते हैं तो रूट प्रेशर से भी करते हैं। मतलब रूट प्रेशर जो है ओनली कौन से प्लांट पे वैलिड है? लोअर पे। और जो ट्रांसपेरेशन पुल है वो हायर पे भी, और ट्रांसपेरेशन पुल लोअर पे भी। समझ आया? चलो एक और बात, अब मुझे बताएं हाइडाथोड क्या था? मार्जिन पे ओपनिंग है भाई। आपने देखा होगा नाइट के टाइम में जो छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं नाइट के टाइम में, आवाज आ रही है?
तो सुने, नाइट के टाइम में जो प्लांट हैं छोटे, वो पत्तों से पानी निकालते हैं। छोटे पौधे अपने पत्तों की साइड से, हाइडाथोड से क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। तो जब नाइट को ये पानी निकलता है, तो मुझे बताएं, नाइट के टाइम में हाइडाथोड से लिक्विड का निकलना, ड्रॉप का निकलना, पानी ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है या ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा नहीं निकलता, जैसे ट्रांसपेरेशन में वेपर के फॉर्म में निकलता है। और हाइडाथोड से पानी ड्रॉप या ड्रॉपलेट यानी लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, बहुत सारा पानी निकलता है। तो मुझे बताएं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गट्टेशन। गट्टेशन और ट्रांसपेरेशन में से कौन सा प्रोसेस है जो रूट प्रेशर कंट्रोल करती है? गट्टेशन। गट्टेशन। गट्टेशन और ट्रांसपेरेशन में फर्क क्या है? गट्टेशन रात को होती है, हाइडाथोड से होती है, लिक्विड के फॉर्म में पानी निकलता है, पानी जाहिर होता है, लीफ की मार्जिन में पड़ा होता है। सुबह को आप जाएंगे कि लीफ के पत्ते पे, छोटे प्लांट के पत्तों पर पानी होगा, ठीक है। आप कहेंगे बड़े पर भी होगा, भाई बड़े पर होगा तो ऊपर से जो ड्यू होती है वो लगी होगी, प्लांट ने नहीं रिलीज किया होगा, क्योंकि रात के टाइम में जो बड़े 100 फीट 200 फीट 300 फीट वाले प्लांट हैं, जैसे यूकेलिप्टस है, बड़ा एंजियोस्पर्म है, रेडवुड है, बड़ा प्लांट है, ये ऐसे प्लांट ऊपर पानी नहीं ले जा सकते रात को। बात समझ यहां तक आई? गट्टेशन ऐसा प्रोसेस है जो रात के टाइम में स्टोमेटा से नहीं, मोटे मोटे पोर हाइडाथोड से पानी निकलता है, ड्रॉप या ड्रॉपलेट यानी लिक्विड के फॉर्म में, ड्यू टू द रूट प्रेशर। समझ आई? और ट्रांसपेरेशन दिन में स्टोमेटा से, ट्रांसपेरेशन के और भी टाइप हैं, लेंटिक्यूलर और क्यूटिक्यूलर एंड स्टोमेटल। 90% जो ट्रांसपेरेशन होती है वो स्टोमेटल होती है। तो स्टोमेटा से पानी का निकलना इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन डे टाइम and presence of light is called as transpiration. The water that release during the day from the stomata in the vapor form is only transpire due in the daytime when the stomata are open. आज का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ भाई, कल वाला भी कर रहा हूँ। तो ये था असेंट ऑफ सेप, जिसके पीछे दो थेरीज थी। ये जो एक्सपेरिमेंट है कट करने, इसको ब्लीडिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कट करके देखा तो ब्लीड कर रहा था, रो रहा था, इस टाइम मतलब नीचे से पानी आ रहा था। ऊपर कट किया तभी रो रहा था, और ऊपर किया जब रूट प्रेशर की नहीं चली, प्रेशर नहीं पहुंचा तो पानी नहीं निकला, पानी नहीं निकला। इट मीन्स रूट प्रेशर लोअर प्लांट में एप्लीकेबल है, ऊपर 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 तक पानी नहीं पहुंचा सकता। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपके हाथ में कोई है, बर्तन है, उस बर्तन को आप रस्सी बांधते हैं, जंजीर बांधते हैं, और वो रस्सी आप जंजीर फेंक दें, वो बर्तन फेंक दें किसी कुएं में, बड़ा नीचे कुआं हो, ठीक है, एक आदमी नीचे कुएं में बैठा है, क्या वो नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचा सकता है, या ऊपर वाला रस्सी के थ्रू पानी पहुंचा सकता है? कौन पहुंचा सकता है ऊपर? 100 फीट का कुआं है भाई, कौन पानी ऊपर पहुंचा सकता है? ऊपर वाला आदमी रस्सी से, ऊपर वाला। तो ट्रांसपेरेशन ऊपर वाली है, ऊपर से फोर्स है, ऊपर से खींचने का फोर्स है ट्रांसपेरेशन पुल, और रूट प्रेशर नीचे से धकेलने का फोर्स है। तो कौन सा पावरफुल है? ऊपर वाला। ठीक है, ओके। ये मैं पिक निकाल लूं तो मैं आपको पढ़ा लूं अब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब मुझे ये समझाएं कि ट्रांसलोकेशन का मकसद क्या है? क्या है ट्रांसलोकेशन? ट्रांस मतलब ट्रांसफर, लोकेशन मतलब जगह, है ना।
एक जगह से दूसरी जगह तक फूड को पहुंचाना थ्रू द फ्लोएम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। प्लांट में ट्रांसलोकेशन क्या है? लोकेशन फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कौन पहुंचाएगा? पहुंचाने वाला कौन है? फ्लोएम। क्या है फ्लोएम? फूड को कंडक्ट करने वाला, ट्रांसफर करने वाला टिश्यू है। ठीक है, फ्लोएम भी एक नाली है, मगर इसमें फूड ट्रांसफर होता है। क्या बताएं? फ्लोएम में फूड जो ट्रांसफर होगा, पानी के अलावा ट्रांसफर होगा, पाउडर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, पानी में क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताएं, कहां से कहां तक ट्रांसफर होगा? एक जगह से। कौन सी जगह? सोर्स। सोर्स का मतलब जहां पे फूड बन रहा है। फूड कहां पे बन रहा है? जहां पे फूड क्या कर रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सी जगह है जहां पे फूड प्रोड्यूस होता है? लीफ। ठीक है, तो लीफ से यानी सोर्स से कहां पे ट्रांसफर होगा? दूसरी जगह। कहां पे ट्रांसफर होगा? दूसरी जगह। दूसरी जगह को क्या कहेंगे? सिंक। सिंक का मतलब है जहां पे फूड की नीड है या जहां पे फूड कंज्यूम होगा। और कंज्यूम होने वाली कौन सी जगह है बताएं? कहां पे फूड जाना चाहिए? ऑल पार्ट्स में या किसी एक पार्ट में जाना चाहिए? लीफ से ऑल पार्ट्स। तो ऑल पार्ट्स में क्या क्या आ गया? क्या क्या आ गया? ग्रोइंग पॉइंट्स, जहां पे ग्रोथ हो रही है वहां पे फूड जाएगा। जहां पे फ्रूट बन रहा है, सीड बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, बड बन रहा है, ब्रांच बन रही है, लिटरल ब्रांच बन रही है, टर्मिनल कुछ भी बन रहा है। और भी बच गया तो रूट। रूट में जाएगा, रूट को ग्रोथ करने के लिए। तो सारे प्लांट के पार्ट क्या हैं? सिंक हैं। सिंक का मतलब जिसको नीड है, जो डूबा हुआ है, जिसमें कमी है फूड की। और सोर्स का मतलब है जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे बताएं, फैक्ट्री कौन सी है फूड की? कहां पे बनता है फूड? लीफ। अगर लीफ फूड बनाए, अगर लीफ फूड बनाए और वो फूड जो लीफ बनाता है वो अपने पास रखे, वो लीफ अपने पास रख ले, फूड बना, कौन सा फूड बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज में। क्या प्रोसेस है इसका? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में करने वाला आइसोमराइजेशन। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज को मिला के एक शुगर बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या? सुक्रोज। और हमने पढ़ा था सुक्रोज वाहिद एक डाइसेक्राइड है। वाहिद एक डाइसेक्राइड है जो क्या है? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग? बताएं। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। किसी से भी बात नहीं करेगा क्योंकि इसका ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का जो कीटोन ग्रुप है वो आपस में अटैच्ड होगा। दोनों के फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हैं। ये और किसी से बॉन्ड नहीं करेगा, तो किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। ना रिड्यूस होगा तो ये नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है भाई, तो नॉन रिड्यूसिंग का क्यों हमने ये सिलेक्ट किया? ये जो सक्रोज है ये फ्लोएम से ट्रांसफर होगा रूट की और स्टेम, जहां जहां कहीं ग्रोथ की नीड हो, फूड की नीड हो, ये सक्रोज ट्रांसफर होगा। ग्लूकोज को क्यों नहीं ट्रांसफर किया हमने? फ्रक्टोज को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? क्यों सक्रोज बनाया? क्योंकि सक्रोज जहां से निकलेगा, जैसे निकलेगा वैसा का वैसा पहुंचेगा। अगर ग्लूकोज को ट्रांसफर करते तो ग्लूकोज क्या हो जाता? या रिड्यूस हो जाता, या ऑक्सीडाइज हो जाता, या किसी से रिएक्ट कर लेता, चेंज हो जाता। तो भाई मैं आपको भेजूं, ये मार्कर भेज रहा हूं ब्लैक कलर की, और बीच में कोई इस ब्लैक मार्कर को क्या कर दे? चेंजिंग कर दे, ये चेंज कर दे, तो आप क्या कहेंगे? सर ने कहा था मैं ब्लैक भेज रहा हूं, अभी जो ब्लैक मार्कर तो नहीं है। अभी जो मार्कर है वो कौन सी है? जिसमें ये जो है केप चेंज है, मॉलिक्यूल चेंज हो गया, तो ये आप रिसीव नहीं करेंगे, ये मेरे वाली नहीं है। सर ने कौन सी भेजी है? सर ने ब्लैक भेजी है। तो ग्लूकोज चेंज कर लेगा, तो जो ग्लूकोज को यूज करेंगे सेल, क्या वो ग्लूकोज को पहचान पाएंगे? नहीं। रिड्यूसिंग है, वो कुछ भी बन सकता है। हर चीज के लिए रिसेप्टर होते हैं भाई। ये चीज आ रही है, सक्रोज के लिए रिसेप्टर हैं।
तो जहां भी जाएगा सक्रोज जाएगा, सक्रोज जाएगा, सक्रोज जाएगा, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जहां पे जाएगा सब कहेंगे बिस्मिल्लाह, आओ भाई अंदर आओ बैठो, तो तुम्हें तोड़ें फोड़ें और यूज करें एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बात है सक्रोज को एज अ फूड ट्रांसपोर्टर यूज करना। प्लांट बनाता कौन सा फूड है? ग्लूकोज। ट्रांसफर कौन से फॉर्म में करता है? सक्रोज के फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, मेरे ख्याल में मीटिंग खत्म होने वाली है। मीटिंग 40 मिनट वाली हो रही है अभी, और अचानक बंद हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। कल इस ट्रांसलोकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन के कहां से कहां तक फूड का ट्रांसपोर्ट होना है। कल ट्रांसलोकेशन भी पढ़ेंगे और कुछ चीजें भी पढ़ेंगे। भाई ये जो चैप्टर है बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, और कोशिश करें ये पढ़ के आए। फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट लेक्चर अपलोड कर दें। ज्योतिका मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश क्लास होगी भाई आपकी, मैं सर से